अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी मॉर्निंग। मैं हूं हुमैर अनवर और मैं हूं महर। आप सबको सुबह बखैर। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और खैरियत इसलिए भी है कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनकी जानकारी आपको कल रात भी हो गई होगी और कुछ हम भी आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का आज 278वां उर्स बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये उर्स की शुरुआत आज हो चुकी हैं। कल आपने देखा जैसे हुकूमत सिंध ने आम तातील का ऐलान भी किया था और स्कूल और कॉलेजेस भी बंद थे, गवर्नमेंट इदारे जितने भी थे वो भी बिल्कुल। बंद थे। 278वां उर्स है, उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इंसानियत को सही रास्ता दिखाने वाली ये हस्ती यकीनन इंसानियत का प्यार का दर्स लेकर आई। और ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर पर भी ये टॉप ट्रेंड रहा और लोगों ने लिखा, जिसमें सुंबल ने सबसे पहले लिखा कि आज की दुनिया को ऐसी सोच की बहुत ज़रूरत है ताकि दुनिया के मसाइल और परेशानियां हल की जा सके। यकीनन ये ऐसी हस्तियां हैं जो मशअल राह बनकर सामने आती हैं और इनको जितना पढ़ा जाए उतना कम है, उतने नॉलेज में आपके इजाफा होता है। बिल्कुल। और शायरी के एतबार से इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्विटर पे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है जिसमें टॉप ट्रेंड रहा है कराची और साथ ही बिहाइंड द थ्रेट इंडिया। यस, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्या सब कुछ इतनी जल्दी जो उलझा और फिर सुलझा, कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ इमरान साहब कहते हैं घबराना नहीं, फिर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। फिर हम देखते हैं थ्रेड्स, एक पुरस्रार किस्म का एक वावेला मचाने वाला ड्रामा, और इस ड्रामे के पीछे हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को। फिर इस थ्रेड का पोस्टमार्टम किया जाता है पाकिस्तानी वजारत की जानिब से और जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो हम सबको हिला देते हैं। और ये वही हक़ाइक़ हैं जिसका अंदेशा आपको, हमको, सबको ही था। सबको ही ये आइडिया था कि आखिर इतनी गलत साजिश करने में किसका हाथ हो सकता है। और सिर्फ हाथ ही नहीं था, वो कहते हैं हाथ पैर सब कुछ थे। हर तरह से वो शामिल रहे हैं इस साजिश में और इस साजिश का जो इख्तिताम है अब पाकिस्तान करेगा। अच्छा महर, एहसानुल्लाह एहसान के नाम से बिल्कुल एक फेक अकाउंट बनाया गया। हमने 2 दिन पहले ही तनवीर अहमद साहब से बात करते हुए इसका जिक्र भी किया था। और उन्होंने इशारा भी दिया था कि यकीनन कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं इस सारे साजिश के पीछे, इस सिनेरियो के पीछे, जो यकीनन ये दौरा कैंसिल करने में उन्होंने अपना किरदार निभाया है। उन साजिशों को अगर हम डिस्कस करें तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान ने, फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिटेल्स बताई कि एहसानुल्लाह एहसान के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया गया जिससे ईमेल की गई गप्टिल की वाइफ को, मार्टिन गप्टिल की वाइफ को, उनकी बेगम को, कि गप्टिल को पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इसका जिक्र अमरीकी सहाफ़ी अभिनंदन, ये अभिनंदन जो है ये नाम बहुत तंग करना शुरू हो गया पाकिस्तान को। अभिनंदन मिश्रा जिनका अगर हम बात करते हैं, ये एक ब्यूरो चीफ हैं और संडे गाइडेंस एक अखबार है उसके ये ब्यूरो चीफ है। और इनके आर्टिकल के बाद से ये सारी सिचुएशन खुलकर सामने आई। मतलब पहले अभिनंदन मिश्रा ने आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद पुलिस को खत गया, फिर उसके बाद क्रिकेटर की वाइफ को एक ईमेल गई जिसमें धमकियां दी गई और ये तासुर पैदा किया गया कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ किसी भी एक्टिविटी के लिए, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड की हो या फिर हम स्टेट जो अटैक होता है जहाँ पे टेररिज्म होता है, उस हवाले से उन्होंने इसमें अपनी तरीके से जो फेक होता है, जिसे हम अगर कहा जाए कि एक तरह से पहले जब भारत ने 2001 की बात करते हैं हम, जब ये सारा सिनेरियो सर उठा रहा था तो भारत ने एक बार फिर से उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया था और ये उसी की शाख लगती है। ये वही सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है जो 2001 में हमने देखा था और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान को अकेला कर दिया था। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। अभी कुछ दिन पहले जो हमने एक स्टोरी भी की जिसमें भारतीय सहाफ़ी ने बहुत से फेक न्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तान की, अर्नब गोस्वामी, बिल्कुल उन्होंने ब्लेम किया काबुल के सरीना होटल को लेकर के 5th फ्लोर पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। और यकीनन इस तरह की जो फेक न्यूज़ हैं वो इंडिया की तरफ से हमेशा पाकिस्तान की जानिब सुनने में आती हैं। इसी मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। आप दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर वेलकम टू द शो, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, ये सारा ड्रामा जो अब सामने आ गया है, मुसलसल भारत जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं कि ये जो साजिश है अब
ये डेफिनेटली पाकिस्तान को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान क्रिकेट नेशन है, क्रिकेट के रिवाइवल के लिए काम कर रहा था। इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपने इस तमाम सिनेरियो को एक साजिश, ये ड्रामा नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत ही बड़ी साजिश, जो कुछ सिर्फ इंडिविजुअल्स ने नहीं बल्कि मुल्कों ने बैठ के बनाई थी। अब चूंकि आपने शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का जिक्र किया जी। और शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का एक बड़ा, सिंधी में तो है ही लेकिन अंग्रेजी में उसको कहते हैं, वो कहते कि कम ऑन टूवर्ड द काशिक प्लेस वेयर देयर इज अ फुल ऑफ लव। तो पाकिस्तान, and there is no prohibition, all may have opportunity to love and to hope। जी। आपको पता है रिसाला, शाह जो है वो उनकी डेथ के बाद बिल्कुल शाया हुआ, और एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने उसको कंपाइल किया था, बहुत बड़ी हस्ती थे। पहला रिसाला दुरानी का दौर भी देखा, सबजुगेशन देखी, लेकिन वो अपना पैगाम पढ़ाते, अपना पैगाम जो है मोहब्बत का और उम्मीद का, वो दुनिया में लोगों की तरफ भेजते रहे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और यही होप और लव जो है, ये जो स्पोर्ट्स होती है उनके जरिए बहुत ज्यादा फैलती है। जी। और स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो यही चीजें, जो ये वैल्यूज होती हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल। अब बुनियादी तौर पे तो हम कहते हैं, हर एक कहता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, बड़ा पुराना मकूला है। जी। दुख ये होता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब से आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं दुनिया में, और उसके अंदर इंडियंस का बहुत ज्यादा रोल आया है पैसे की वजह से, बिल्कुल, और आप बड़ा सेफली कह सकते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम व्हिच इज मैनेज्ड बाय द चीट्स, लायर्स एंड फ्रॉडस्टर्स। जी। तो यही चीटिंग, यही लाइंग, यही धोखाधड़ी, यही हिपोक्रेट्स जो हैं, जो आपने एक उसका जिक्र किया अपना एंकर का, वो गोबर स्वामी जो एंकर है, आपको पता है वो पकड़ा गया था, ही वाज कॉट, वो एंकर गोबर स्वामी, वो पकड़ा गया था, उसको उनकी एफआईसी किसी एक बहुत ही बड़ी इमोरल जुर्म के उसमें जुर्म में। अब जो शख्स उस किस्म, जिसको मैं मेंशन नहीं करना चाहता, जो शख्स इस किस्म के जुर्म में पकड़ा जाए, उसकी इखलाकी हालत का, उसके ज़हनी हालत का, बिल्कुल आप खुद ब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सही। सरीना होटल का एक मामला है जिसका 5th फ्लोर है ही नहीं, जो इंडियन ने ड्रामा चलाया, जो कार्टून फिल्म से जरिए पाकिस्तान जहाजों का अटैक दिखाया, जी बिल्कुल, तो इराक की डॉक्टर्ड फोटोग्राफ्स लगा के चलाई कि औरतें चेन में थी, वो असल में मुजाहरा हो रहा था इंग्लैंड में। तो ये इंडियन मीडिया बुनियादी तौर पे दहशतगर्द टेररिस्ट मीडिया, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कार्टून बैठे हुए हैं, गोबर स्वामी हो गया, वो इंडिया टुडे हो गया, इंडिया टीवी, सारे के सारे झूठ का मुरब्बा है, जिनकी अगर पैदाइश से उनकी बर्थ को देखेंगे, इनके बैकग्राउंड को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इनके बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई खामी है, इनके बाप की तरफ से या इनकी माँ की तरफ से। तो जो इस किस्म के लोग, जैसे नरेंद्र मोदी है, उसके बाप का ही पता नहीं कौन है, हिटलर के बाप का नहीं पता था कौन है, तो ये लोग साइकोपैथ होते हैं। ये लोग जो है, इनके अंदर इखलाकी इख्तिदार नहीं है इनमें कोई भी। अब उसके बाद देखिए जो हुआ, और कल अपना फवाद चौधरी साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है कि ये साजिश थी और ईमेल इशू की गई। क्या ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उससे पहले इंटरनेशनली जो EU की डिसइंफॉर्मेशन लैब आई, जिसके अंदर 260 अपना आपने साइट्स डिटेक्ट की, जो 63 मुल्कों में काम कर रही थी, बिल्कुल ऐसे, जो यूनाइटेड नेशंस का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी, और उसके ऊपर इंडिया का नाम आया, दुनिया के लोगों ने ये चलाई। इसके बाद 44 बैंक आए इंडिया के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, और ये जो खबर थी, ये नेशनल जो अमेरिकन इकोनॉमिक यूनिट है उसने ब्रेक की थी। 44 बैंक है जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। अब और उसके अंदर फिर नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द, जिसका टाइम्स ने
फोटो लगाई, आधा चेहरा हिटलर का लगाया, आधा चेहरा नरेंद्र मोदी का लगाया जी। अब इस किस्म, अमित शाह या ये बाबू बजी, ये जो गमाशते हैं, ये जो दहशतगर्द और दहशतगर्दी का पहला वाकया जो इंडिया में हुआ इस खित्ते में, जब जिसको वो बाप कहते हैं उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी और अब उसकी तस्वीरें पीछे लगते हैं, तो आप उनकी इस झूठ हिपोक्रेसी का अंदाजा लगा लेना। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज जानते हुए क्या न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बच्ची है, अभी वो फीडर से दूध पीती है? जी जी बिल्कुल, उसको नहीं पता। इतने अरसे तक तो शी हैज बीन लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड विदाउट एनी मैरिज, अभी शादी वादी की है, तो उसको नहीं पता कि दुनिया की सियासत क्या हो रही है। सही। क्या न्यूजीलैंड बोर्ड को नहीं पता सियासत क्या हो रही है? सर दुनिया को तो एक तरह से कल वाजे तौर पर ये पता चल गया है कि साजिश के पीछे कौन था और कौन नहीं। सर आपको क्या लगता है ये साइबर टेररिज्म के जुमरे में आती है ये चीज? ये साइबर टेररिज्म नहीं, ये इंटरनेशनल टेररिज्म के जुमरे में आती है। ठीक। ये चीटिंग के जुमरे में आती है, ये झूठ के जुमरे में आती है। न्यूजीलैंड शुड बी ashamed of themselves. They have cheated Pakistan, they have stabbed Pakistan in back. न्यूजीलैंड पे मैसेज जाना चाहिए that you are a cheater, you are a liar, you are a hypocrite. सर हिपोक्रेसी, इस्लाम की हिपोक्रेसी अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, ये हम तारीख में देख चुके हैं ये किस किन मौकों पर ये हिपोक्रेसी से इन्होंने काम लिया। सर अभी जितने भी दहशत फैलाने वाले इंग्रेडिएंट्स थे वो सब इस्तेमाल किए भारत ने ताकि इसको एक सनसनीखेज वाक़या बना दिया जाए पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के लिए। आपको सर क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो ये साइबर टेररिज्म से खौफजदा किया गया है कीवीज को, अभी यूएन में इस मामले को उठाएंगे वजीर आजम इमरान खान साहब, तो आपको क्या लगता है इस पर बात करनी चाहिए? मैं कहता हूँ इसको हर फोरम पे उठाना चाहिए। हमें चाहिए हम अपनी एम्बेसीज को फीडबैक भेजें और उन्हें क्या है वो इंटरनेशनल प्रेस में इस मामले को छपवाएं या पैसे देने पड़े जी। लॉबीइस्ट को बताना चाहिए। अच्छा, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी में जाना चाहिए। एक कमेटी होती है जहां पे इस किस्म की जो फेक न्यूज या इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे होते हैं उसके केसेस प्रेजेंट किए जाए। लेकिन मुझे दुख है हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि जी आप दुनिया को अपने खेल से, वो क्रिकेट टीम को कह रहे हैं सर, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का क्या फायदा? अभी कुछ अरसे पहले जो एक खुफिया एजेंट पकड़ा गया था उस पर भी उन्होंने क्या अपना मौक़िफ़ अपनाया था, ये हम सब जानते हैं सर। बात ये है कि आपको एक जो है फैसला लेना जी, एक होता है दुनिया में मामला उठाना और लोगों को आवाज बुलंद करना, आवाज बुलंद, इन दोनों में फर्क है जी। बिल्कुल। हमारे यहाँ हम पैसिव एटीट्यूड होता है हमारा, अभी भी मुझे पैसिव एटीट्यूड लग रहा है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि जी हम क्रिकेट टीम आप अपने खेल से साबित करें, यू आर नोबडी वुड एक्सेप्ट कि जी आप खेल करें या ना करें। दुनिया बड़ी डिफरेंट है, दुनिया तो साजिशों के ऊपर चल रही है। मैक्रोन किस तरह स्टेटमेंट देता है इस्लाम के खिलाफ, बाकी क्या चुप हो गए जब आपका रिएक्शन आया तो चुप हो जाते, वो कहते हैं हम आपसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे, हम आपका जीत का स्टेटस जो है उसको रिव्यू करेंगे। तो ये जो न्यूजीलैंड जो चीटिंग की है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज अ चीटर गवर्नमेंट, सर यहाँ होती है, कुछ हया होती है यार, तो छोड़ दीजिए आप उसको, तो छोड़िए। आपके मुल्क के सियासतदान क्या कह रहे हैं, क्या कहा है लोगों या मुस्लिम लीग नून के और उन्होंने लीडर ने, वो आपके मुल्क को ब्लेम कर रहे हैं। मुल्क की मिट्टी माँ होती है, जब आप माँ को गाली देते हैं तो आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली बिल्कुल। सर यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्रिकेट को सियासत की नजर कर शर्म आनी चाहिए ऐसे सियासतदानों को जो अपने आप को पाकिस्तान का सियासतदान कहते हैं। जब उस ऐसे इशू पे जिसमें आपने पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, आप सिक्योरिटी को इशू बना के आप समझते हैं कि सिक्योरिटी पीटीआई का इशू है। सर मैं यहाँ बात ये करना चाहूंगा, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि डिजिटल एरा है। आपने जैसा कहा कि ज़ाहिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अब बहुत तेज है, हर चीज ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाती दिखाई देती है। अब डिजिटल एरा में क्या इस तरह की बचकाना हरकतें ज़ेब देती हैं किसी भी ऐसी मुल्क को जो दुनिया में, जाहिर सी बात है सब जानते हैं, पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी सब जानते हैं, और यकीनन ये बहुत वाज़ेह हो जाता है जब भी कोई ऐसी हरकत होती है पाकिस्तान में कि किसके पीछे किस मुल्क का हाथ है। सर क्या ऐसी हरकतें ज़ेब देती हैं, आईपीज़ ट्रेस हो जाती हैं बहुत आसानी से? अब ज़ाहिर है इतनी रेवोल्यूशन आ चुकी है इंडस्ट्री में। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट बच्चों की गवर्नमेंट है जी? क्या वहां पे एजुकेटेड, आप जेब की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम रेजिंग कि क्या असर पड़ा। जेब तो बिल्कुल मतलब देयर इज नो लॉजिक, असल में उनको इसको रद्द करना चाहिए था। दे शुड हैव स्टूड अप
काउडाउन, आप अगर दहशतगर्द की किसी लफ्ज से काउडाउन हो जाएंगे तो यू आर अ कावर्ड। बिल्कुल ऐसे। आपको जेब किस तरह दे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एथिक्स होते हैं। अगर आप अनएथिकल हो जाएं, जैसे न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, मैं इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन, बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए था कि ये ईमेल कहां से आ रही हैं, ये किस अखबार में छप रही हैं। अगर चले वो उस वक्त कह देते कि जी हमें गिव अस अ डे। इस किस्म के वाकयात में, सिक्योरिटी लेवल के वाकयात में तरीकाकार क्या होता है? भाई तरीकाकार ये होता है कि जब किसी तरह चीज आती है तो दोनों सिक्योरिटी एहलकार या दोनों क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे या आईसीसी के नुमाइंदे, वो क्रिकेट टीम जो यहाँ पे आई थी और पाकिस्तान को सेफ डिक्लेयर करके गई थी, उनके नुमाइंदे बैठते हैं, वो कहते हैं जी ये ईमेल आई है, ये जगह है, आप एक दिन के लिए मैच पोस्टपोन कर दें, 2 दिन के लिए मैच। बिल्कुल ऐसे ही सर जंगल में भी करेंगे। सर जंगल में भी हम वापस जा रहे हैं, ये तो इसका मतलब है यू आर अ चीटर, you are a hypocrite. Sir, they are portrayed to be a third class government. Exactly. अच्छा सर, पाकिस्तान को डैमेज किया है, they have damaged the reputation of Pakistan. So New Zealand government should have some shame. They should. अगर उनके अंदर शर्म है तो मुझे लगता है उनके अंदर शर्म नहीं है। They all are बेशर्म, जिस तरह वो यहाँ से डेविड वाइट जिस तरह यहाँ से निकल के गया है। I think he has no ethics in his family also or in his conduct also. बिल्कुल सर। अच्छा सर, जंगल का भी कोई कानून होता है, जब जंगल में भी कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन सर अगर हम 2016 और 2017 की बात करते हैं तो उसमें कुछ खदशात जाहिर हुए थे, बात निकली थी, शुरू हुई थी कि 5th जनरेशन जैसी भी कोई चीज है, लेकिन उस वक्त जब ये बातें हो रही थी तो लोगों को लगता था ये कुछ एलियन जैसी बातें हैं, इसका कोई सर और पैर नहीं है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में, न्यूजीलैंड में भी, इंग्लैंड में भी सोच रखने वालों की, इंटेरोगेटर्स की, इन्वेस्टिगेटर्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, हर एक को पता होता है, इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं कि कहां से फेक आईडीज चल रही हैं, कहां फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, एक टेलीफोन किस तरह मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत सारा काम जो टेररिज्म का खत्म करने का किया है वो टेक्नोलॉजिकल हेल्प से किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप सोर्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि दोनों मुल्कों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए था और एक दिन में सारा मामला सामने आया। पाकिस्तान के पास माशाल्लाह इतनी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि ये 5 आईज जिसने को जन्म दिया है, इसके साथ साथ उसके अंदर वो मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा। सर ऐसी बहुत सारी खुफिया एजेंसीज हैं और रियासतें भी इसमें मुलव्वस हैं मुख्तलिफ। जो बुनियादी तौर पे जो क्वाड बनाया गया है चाइनीज के खिलाफ, उसके अंदर भी वो ममालिक है। तो ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन उनको डेंट करते हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, मुझे तो लगता है ये प्री प्लान करके आए थे और 5 आई और इंडिया से जुड़ा हुआ था। जिस तरह यहाँ से पाकिस्तान से गए, आखिर एक दिन बाद में भी तो रहते रहे ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। चीजों को सोचना उस मुल्क का काम होता है जो किसी जगह पे विजिट कर रहा होता है। और हमने यानी 4000 वो डिप्लॉय थे, पुलिस फोर्स डिप्लॉय थी जी। 3 गाड़ियों के लिए आप 50 जो है वो प्रोटेक्शन गाड़ियां। सर क्या प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल उनको उनकी कंट्री ने नहीं कभी दिया होगा। क्या इस तरह का प्रोटोकॉल किसी गवर्नमेंट को किसी मुल्क में दिया जाता है? आखिर जब बांग्लादेश में अटैक हुआ था वो जो इस्लामोफोबिया का, तो बांग्लादेश की टीम भी तो वहां पर थी। बिल्कुल ऐसे ही बांग्लादेश की टीम वहां से वापस आ गई थी। सर ये बताइएगा, इंग्लैंड कोविड के अंदर था और कोई टीम वहां नहीं जा रही थी, तो वहां पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की टीम से मैच खेलने गई थी, 2 हार के आई थी, लेकिन गई तो थी ना। सर यहाँ ये बताइएगा कि अफगानिस्तान में जो इंडिया के साथ हुआ, भारत अब एक बहुत बंद गली में आगे खड़ा होता दिखाई देता है। जाहिर सी बात है उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। 66 कैंप उनके बंद कर दिए। डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई भी है इंडिया की तरफ से देखा जाए तो। जो खित्ते में बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, ज़ाहिर चाइना को भी मॉनिटर कर रहे थे, उसको भी टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाली जा रही है, किसी और तरीके से निकाली जा रही है, और ये जो सारे अवामिल अब हो रहे हैं, क्या ये उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा भी हो सकते हैं? इंडिया फ्रस्ट्रेट हो या ना हो, इंडिया इज एन एनिमी, इंडिया इज अ दहशतगर्द कंट्री अंडर आरएसएस। बुनियादी तौर पे बिल्कुल आरएसएस से पहले अगर कांग्रेस की लीडरशिप होती थी, बात वो थोड़ा उनके अंदर अकल होती थी, वो चीजों को पीक पे ले जाने से घबराते हो, हेसिटेट करते थे। ये जो दहशतगर्दों का टोला जमा हुआ है, ये फैशिस्ट जो नाजीज्म के जो फॉलोअर है, जिन्होंने खुद कह दिया है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे,
इनका फ्रस्ट्रेशन हो ना हो, इनकी जिंदगी का बुनियादी मकसद है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। जी जी। क्यों? और इंडिया के अंदर मुसलमानों और माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचाना। इंडिया में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, वहां पे इतनी आजादी की तहरीकें चल रही हैं, इतनी फॉल्ट लाइंस हैं कि वो अपने बोझ के अंदर खुद ही एक दिन दब जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि आपका एक नजरिया है, एक विजन है, आपने इतनी सर्विसेज दी हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है सर, आपने शायद ये बात नोट की हो कि जब भी कभी इस तरह का इवेंट होने वाला होता है या दुनिया में कहीं कोई बड़ी मूवमेंट होती है, जैसे यूएन में वजीर आजम का दौरा हो किसी भी मुल्क का, या हम देखते हैं भारत में नरेंद्र मोदी अमेरिका या इस तरह किसी मुल्क जाते हैं, तो उससे पहले इस तरह की हम देखते हैं कोई ना कोई साजिश हो रही होती है किसी इवेंट को लेके, और ये एक रिसर्च का भी हिस्सा बनाया गया है। तो सर आप भी समझते हैं कि जब कोई इवेंट हो रहा होता है और मुल्क में भी कोई ऐसी मूवमेंट हो रही होती है तो इस तरह की कोई लॉबी इस्तेमाल की जाती है? जी बिल्कुल। जब पुलवामा वाला हमला हुआ था और इंडिया ने अपने फौजियों को मरवाया था जी, और उसके बाद बड़ी सारी ऑडियो टेप्स रिलीज हुई थी जिसमें अमित शाह से बात कर रहे थे कि जी कैसे फौजी मारो कि हम इलेक्शन जीत जाएं। तो जिस दिन ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था और जैश मोहम्मद का झंडा लगा के एक फेक आदमी का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, उस दिन पेरिस में FATF का इजलास हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेरिस में FATF के इजलास में चूंकि मेरे ब्रदर लाते ही हुआ DG FATF, वो उसको लीड कर रहे थे। अभी उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मंसूर सिद्दीकी साहब। तो वो उनका मुझे वहां से फोन आया कि भाईजान ये क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहते जी पुलवामा, मैंने कहा इंडिया ने खुद कराया है। कहते लेकिन यहाँ तो वो वीडियो चला रहे हैं कि ये जैश मोहम्मद ने कराया। तो दैट वाज बेसिकली एम टू इन्फ्लुएंस जो उस इजलास को, जो FATF का इजलास हो रहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व करने के लिए, वो तो दुनिया ने फिर कह दिया, इंडिया के अंदर से लोगों ने कह दिया कि पुलवामा जो है इंडिया ने खुद करवाया है। या जब ताज होटल पे हमला हुआ और उसके बाद पे खुद ही वो रॉ ने हमला करवाया और फिर एक पाकिस्तान से लोगों को एक ड्रामा चलाया गया, जैसे इंडियन फिल्मों में, थर्ड क्लास फिल्मों में ड्रामा चलता है कि एक बोट आई, उसके अंदर कोलगेट बिल्कुल ठीक है ना, हो जाए। तो वो आई, उसने आके जनाब पूरे वो असल में रॉ का, उसके बाद एक किताब आ गई बिट्रेयल ऑफ इंडिया बाय डेविड विल्सन। उसने क्या लिखा? उसने कहा कि ये ड्रामा मुसैद का, रॉ का और अपना उन्होंने करवाया था ताकि इंडिया के अंदर जो पाबंदियों को सख्त है। फिर पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट के हमले के बाद रिसर्च आ गई लोगों की, हमला कराया गया था, अफजल गुरु और कौन उसके अंदर शामिल थे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। ये चीजें इंडिया के अंदर लेकिन कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। अगर अब ये कोई समझता है कि अगर किसी और के मुल्क में कोई मदाखलत होती है और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। फिर वो चाहे स्टेट ग्राउंड पर बात हो या फिर क्रिकेट के ग्राउंड पर बात है, अब हम कोई खमियाजा भुगतने के उसमें मूड में भी नहीं है और ना हमारी ऐसी कंडीशन है सर। नहीं, हमें तो प्रोएक्टिव होना चाहिए। सॉरी, हमारे लीडर्स प्रोएक्टिव नहीं है, वी हैव बीन डिफेंसिव। हमारे यहाँ दुख ये है कि हमारे जितने लीडर रहे हैं, मतलब एक साहब तो थे, वो तो नरेंद्र मोदी के जाती आ रहे, जो लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली ने कहा कि उनसे हमारे जाती ताल्लुकात है। यानी अंदाजा लगाइए इस मुल्क की सियासत का। बड़ा दुख होता है, सियासी तौर पे नहीं बात कर रहा, कि एक शख्स अजीत कुमार डेविल जो ये कहता है, जिसने अपने क्लेम किया, जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसा दूंगा ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को मारे, औरतों की आबरूरेजी करें, बच्चों को अगवा करें। तो सर ये बात प्रूफ भी हुई थी जब हमें एक एजेंट मिला था हमें। बिल्कुल सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स जिसने ये कहा, वो आपके प्राइम मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ आपके प्राइम मिनिस्टर से गले मिल रहा था नवाज। राइट सर। अब आप मुझे बताइए ना कि क्या पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है? ये तो पाकिस्तान के लोग नहीं सोचते कि कौन उनके इंटरेस्ट को, हम तो सियासत में लगे रहते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस किस्म के सियासतदानों को तो रिजेक्ट करना चाहिए ना। वी शुड हेट देम, जो पाकिस्तान के दुश्मनों को गले में लगाते हैं। सर बिल्कुल सर, पॉइंट वेल नोटेड। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इन सारे सवालों के बहुत डिटेल्ड आंसर दिए। और डेफिनेटली अब इट्स हाई टाइम के हम इन सब चीज़ों को देखना है, जाहिर सी बात है, और इन चीज़ों से बाहर निकलना है। इनफैक्ट भारत अपने हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा हमेशा की तरह। और मेरे ख्याल से अब अगली स्टोरी की जाने बढ़ा जाए। और अच्छा ये बताएं कि आप वोट डालती हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल डालती हैं। अच्छा, वोट का जो अब कन्वेंशनल तरीका है वो तब्दील होने जा रहा है, और कन्वेंशनल तरीके से अब हटकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ पाकिस्तान बढ़ने जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने भी अब हिदायत जारी कर दी हैं कि
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई जाए, जिसके तहत बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी डेफिनेटली, और ना सिर्फ आसानियां बल्कि अब आप देखें कि बैलेटिंग पेपर्स पे कितना खर्चा होता है। लेकिन ये आसानियां एक्सेप्ट कौन कर रहा है? हमारी अपोजिशन जो है वो कितनी मुखालफत कर रही है। अच्छा, हम क्यों नहीं जिंदगी को आसान कर लेते? हम क्यों मुश्किल पहाड़ चढ़ना चाहते हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारा हर निज़ाम इतना ही शफाफ हो जितना हम पसंद करते हैं अपने साफ सुथरा कपड़े पहनना? अच्छा बहन, शफाफियत का यहाँ पे कुछ अगर कहें तो शफाफियत का कुछ कह नहीं सकते, होगी या नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल बहुत से उठते हैं। हाँ, लेकिन आप डिजिटल एरा में भी वो तो ठीक है, लेकिन आप हर अगर चीज को बिगाड़ना चाहें तो किसी की भी शक्ल बिगड़ सकती है। खूबसूरत तस्वीर को भी अगर आप बिगाड़ना चाहें तो आप उसका कोई भी नक्श इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जिस तरह उसकी कुदरती हकीकी शक्ल है उसको उसमें रहने दें, ईमानदारी के साथ आप अपनी दीनदारी के साथ उसको रहने दें, तो ये सबके लिए मुफीद साबित होगा। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और इस तरह की बैलेटिंग की बात है, तो वो सिलसिला भी हम देख रहे हैं कि वो तूल पकड़ता जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को मुस्तरद भी कर दिया था, उसकी तजवीज़ को। जी, तो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब ने। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि ईवीएम के लिए कौम तैयार हो या ना हो, ये बिल्कुल एक अलग डिबेट है, लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम इस बड़े चेंज के लिए तैयार है? और क्या समझते हैं कि जो वोटिंग टर्नआउट है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अगर असूली तौर पर हुकूमत अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मसले को या स्कीम को अगर मुतनाज़ा ना बनाती जी, तो ये बेहतर इंतजाम था। इसमें एक तो पब्लिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता कि पाकिस्तान एक नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में दाखिल हो गया है जी, तो लोगों का टर्नआउट बहुत बढ़ना था। मेरा अपना अंदाजा था कि लोग उसको मशीन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बड़े अपने घरों से निकल आते बगैर किसी कोई दबाव के तहत या किसी पार्टी के दबाव के तहत या जैसे यहाँ पर होता है, लेकिन खुद वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर लोगों ने आना था जी। और लेकिन बस अफसोस की बात ये हुई कि अच्छी भली एक स्कीम इलेक्शन कमीशन ने अपना जो कोई ओनरशिप लेनी है, आइन के आर्टिकल 218 219 के तहत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात करवाए, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये भी खदशा था कि जिस तरह RTS एक छोटा सा प्रोजेक्ट था वो फ्लॉप हो गया। सही। और वो फ्लॉप होने की वजह से सारे मुल्क का इलेक्शन ही धर्म नजर आया और आज तक उसको मुतराजा बनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये फ्लॉप हो गया जी, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे पाकिस्तान में नाकामयाब हो सकी तो पूरे मुल्क में। सर, ये डिबेट भी तो अभी रीसेंट नहीं है ना, ये डिबेट भी तो बहुत पुरानी है। जाहिर सी बात है इस डिबेट को होते होते भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं कि इसको डिजिटल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस कराई जाए। दुनिया भर में जाहिर सी बात ऐसा सिस्टम राइज हुए हुए बहुत वक्त हो गया है। ये इतनी ताख़ीर की वजूहात क्या थी, और फाइनली अब जाके भी हम अगर टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो अगले 10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं, अब तो ये मामला जो ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो 2023 में हुकूमत के वज़रा और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े जोर शोर से इस रात से कह रहे हैं कि 2023 में इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो ना, वो तो नामुमकिन है। 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाबात नहीं होने, वक्त गुजर गया है। हुकूमत के वज़रा ने खुद इस स्कीम को सबोताज कर दिया। अब अच्छी भली एक मीटिंग है, आपके कायमा कमेटी सेनेट में बैठे है, इलेक्शन कमीशन अपने एतराज़ात जमा करवा रहा है आइन के आर्टिकल 219 के तहत 218 के तहत कि जनाब ये खराबियां दूर करते हैं। इन खराबियों जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनका अज़ाला कर दें। उन अज़ाला करने के बजाय उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पे हमला कर दिया। अब तो मामला बहुत आगे तक चला गया। अब ये तो मामला खत्म। अब इसके बाद हुकूमत को भी महसूस हुआ और हुकूमत ने भी जो ज्वाइंट सेशन बुला के कानून साजी करनी थी उस पर भी लचक दिखाई और एक कमेटी बना दी स्पीकर साहब की सरबराही में। अच्छा कदम उठाया, लेकिन आपकी खिदमत में मुजाहरा करूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब अगर किसी वजह से हुकूमत जो है मुश्तरका इजलास में अपना कानून साजी कर लेती है, उनके पास मेजॉरिटी है, कर सकती है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। सही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहेगा कि ये जो कानून साजी की है ये आइन से मुतसादिम है, तो बहरहाल ये तो सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा सर, अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं, ये सिस्टम पाकिस्तान में नजर नहीं आता, लेकिन हम और ममालिक में देखें तो ये निज़ाम राइज है। अगर पाकिस्तान ने इस सिस्टम को लाना है तो कानून साजी मजबूत करनी होगी। आपके ख्याल में अगर ये
सिस्टम आ जाता है, एक्सेप्टेंस जो है वो कहाँ नहीं हो रही। आवाम तो एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगी, नया सिस्टम है, जदीद सिस्टम है, एक एक मॉडर्न फील आती है, लेकिन जहाँ तक बात है सियासी पार्टीज की, फिर वो चाहे ऑपोजिशन जमातें हों या फिर जो इख्तिदार में मौजूद हैं जमातें, उनकी हो। देखो जी, हमने दुनिया का तमाम सिस्टम पढ़ा है जी। मैंने 160 मुल्कों की रिपोर्ट पढ़ी है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का इदारा है, जिसके सरबराह का तकर्रुर प्रेसिडेंट अमेरिका करता है जी। तो उन जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रॉड सिस्टम है। 160 मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया है कि ये फ्रॉड है, और 160 मुल्कों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है सही। और खुद अमेरिका ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये इसी तरह से जो हमारे जो ये अब ये हालात खत्म हो चुके हैं। इंडिया में भी जो है, आप हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर 32 रियासतें हैं, उसमें से 18-19 रियासतों में ये सिस्टम जारी है अभी तक। 25 साल हो गए हैं, और बाकी 12 जो रियासतें हैं वो मैनुअल हैं। हमारे यहाँ आप 1.5 साल में कैसे करें? अच्छा सर, लेकिन मसला पता है क्या है यहाँ? मसला ये है कि अगर हम चलें किसी मशीन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी मसला है, किसी मैनुअल तरीके को अपनाते हैं उसमें भी मसला है। तो ये धांधली का जो निज़ाम है ये ख़त्म कैसे होगा? इसकी जड़ें तो बहुत मजबूत हैं, फिर चाहे मशीन आ जाए चाहे हम बॉक्स रख दें, करें क्या हम आखिर? इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? ये बात आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ये वाकया इससे निजात हासिल करना चाहिए, लेकिन हमें इस पर आसार इसलिए नजर नहीं आ रहे कि जो हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना जी, अब आप 1 लाख पोलिंग स्टेशन है और 1 लाख प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तकर्रुर किया जाता है, अमला होता है वो तकरीबन 13-14 लाख का अमला होता है सही। तो उस पर तमाम सियासी जमातें जो हुकूमतों में होती हैं, सूबाई हुकूमतें होती हैं, उनका अपना स्टाफ होता है, उन्हें अपना अपॉइंट किया होता है। तो अब जिस तरह की आम रवायत है हमारे बुजुर्गों की कि जनाब वकील ना करें, आप जज कर लें, तो वो जनाब खर्चा वर्चा कोई ना करे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पैसा दे देते हैं जी जी। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से टेम्परिंग कर लेते हैं, उनके रिजल्ट तब्दील कर देते हैं। अब सर यहाँ पे मर्दमशुमारी नहीं होती है ढंग से सर ना, नष्ट पे हाँ देख लें आप, मर्दमशुमारी में भी टेम्परिंग की गई है। कराची की आबादी जो है आपके सामने है, वो 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ की आबादी नहीं होगा। इसी तरह ये हमारे अपना सिस्टम जो है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नीयत हमारी अच्छी नहीं है ना जी। हम कोई ना कोई टेम्परिंग का रास्ता निकाले तो कोई बात जमा। सर अब सर ये बताएं कि डिजिटली तो ये टेम्परिंग और आसान हो जाएगी ना। अब देखें पहले बैलेटिंग पेपर्स में रद्दोबदल किया जाता था, उनको आगे पीछे किया जाता था, स्टैंपिंग की जाती थी, बहुत सी वीडियोस भी सामने आई, बहुत से सबूत भी सामने आए। अब जाहिर है डिजिटली तो ये बहुत आसान होता दिखाई देता है ना टेम्परिंग। जो खान साहब भी बात कर रहे हैं कि इसको मज़ीद शफाफ बनाया जाए, और ख़ास तौर पे वो अनासिर जो करप्शन करते हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह का सिस्टम राइज किया जाए। अब ज़ाहिर है इसमें इट्स जस्ट ए क्लिक अवे। अब एक क्लिक किया तो वो जाहिर सी बात है उसमें धांधली तो बहुत आसानी से की जा सकती है। धांधली को रोकने का बड़ा शानदार इंतजाम किया था 2018 में, लेकिन हमारे सियासी जमातों ने उसको भी मुतराज़ा बना दिया। हमारी आर्मी जो थी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी, बाहर थी। पोलिंग स्टेशन अंदर होने का फायदा ये होगा कि कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर टेम्परिंग नहीं कर सकता, तो उसकी निगाह थी आर्मी के ऑफिसर की, देखते थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो आरटीएस का सिस्टम बैठ गया, उसको उन्होंने मुतराज़ा बना दिया, और आरटीएस का सिस्टम बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 3 घंटे में मैनुअल रिजल्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो उससे हमारा स्मार्ट जो था हमारा मोबाइल उससे वाकिफ नहीं थे, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, वो सही मैंने में इस्तेमाल नहीं कर सके, सिस्टम बैठ गया। सही बात। अब अगर हमारी आर्मी ने इतना शानदार खिदमत सर अंजाम दी, उसको भी उन्होंने निशाना बना लिया। तो ये हमारे सियासत जमाती जो है अपना रवैया ठीक करें। अच्छा सर, ये सियासी जमातों के रवैये की आप बात करें, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस तरह के एतराज़ात उठाने वालों को अगर इनकी तमाम दौलतें जो इन्होंने मुल्क लूट कर जमा की हैं अगर वापस कर दें तो ये पीछे पलट कर देखेंगे भी नहीं। तो सर फिर सारे एतराज़ात आकर एक ही जगह ख़त्म हो जाते हैं, सबको अपने अपने मफादात का ख्याल है इस वक्त। ठीक है, मिनिस्टर साहब ज़ाहिर हुकूमत के तर्जमान है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल अरस्तुस टाइप वो कर रहे हैं, वो करने दें उन्हें, लेकिन उनकी बात में कोई वजन नहीं है, कोई दलील नहीं है, वो सियासी बयान देते रहते हैं। असल बात यह है कि आप अपना सिस्टम ठीक करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ठीक करें, उसके ऊपर कोई निगाह रखें। असल कहानी
टैंपरिंग तो वही होती है। सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर बैलेट पेपर और इस तरह के इलेक्शन में जितने भी एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, ये हर इलेक्शन का मसला है। हर इलेक्शन पर हम यही देखते हैं कि इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही होती हैं। कभी बैलेट पेपर का मसला, तो कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वक्त पे नहीं पहुंचते, उनकी तरबियत नहीं होती है ठीक से, इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो इनकी जो जांच पड़ताल का जो एक मामला है उसकी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। उस सिस्टम को बेहतर बनाना जरूरी है। पहले क्या ख्याल है सर आपका? आप उस पर बैठ के काम करें, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप देखें डस्का का अभी आप चंद रोज इंतजार करें, आप डस्का की रिपोर्ट आने वाली है। अब डस्का की जो 24, 22, 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो अगवा किया गया, उनको उठा लिया गया, उनसे टेम्परिंग करवाई गई, उनकी रिपोर्ट अभी चंद रोज में आ जाएगी जी। तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप चश्मकुशा रिपोर्ट है वो उन्होंने साफ बयान कर दिया हमें कौन ले गया, कहाँ उठाया, किसके डेरे पर रखा गया, हमारे साथ क्या सलूक किया गया, वो सब रिपोर्ट सामने आने के बाद उसकी नजर में आप आइंदा अपनी बना लें स्कीम। उस पर जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शदीद एक्शन लिया और चीफ सेक्रेटरी राय जी को तलब करके उनसे जवाब तलबी मांगी तो हुकूमत चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गई। तो उन्होंने खिलाफ बातें करनी शुरू तो हुकूमत भी अपना रवैया ठीक करे। सर अब कुछ बात बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब कुछ बात कर लेते हैं मर्दमशुमारी का। मर्दमशुमारी की जब तक नंबर्स सही काउंट नहीं किए जाएंगे, लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, सही लिस्टों पे काम नहीं किया जाएगा। अब जाहिर है कराची को ही लेकर देख लें, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ बैठी थी और आवाज़ उठाई थी कि जो मर्दमशुमारी है कराची के जो नंबर्स हैं वो सही काउंट नहीं किए गए। अब जब तक ये बुनियादी मसले रहेंगे, इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो हम कैसे डिजिटली वोटिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी कामयाब होगा? देखो जी, मर्दमशुमारी का हल जो है एक उसको नॉन कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए हुकूमत ने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की, लेकिन वो भी एक सियासत की नज़र होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो हल्का बंदियों के चक्रों में आके वो ये मर्दमशुमारी में गड़बड़ की जाती है, तो हम मर्दमशुमारी को हल्का बंदी से निकाल के अब जो आइंदा हल्का बंदियां हों वो वोटर लिस्ट पर कर लें। जब वोटर लिस्ट पर आपकी हल्का बंदी होगी तो मर्दमशुमारी की अहमियत कम हो जाती है। उस पर टेम्परिंग करते रहे फिर क्या फर्क पड़ता है। आपने तो हल्का बंदियां करनी है, कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल करनी है, तो वो बड़ी अच्छी तजवीज़ हुकूमत ने पेश की और मेरे उसमें हमारी भी कोशिश शामिल थी। मैंने भी वो ड्राफ्ट अप्रूव किया था, मुझे भी ड्राफ्ट दिखाया गया था। आज स्वाति साहब उसमें बड़े अच्छे आदमी थे, उस टाइम मिनिस्टर थे पार्लिमानी अफेयर्स, उन्होंने ये सारा काम किया। लेकिन वो भी जो हमारी जो हुकूमत भी देख रहे अजीब व गरीब उनके बैठे में अरेस्ट, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल आइटम जो थी वो डाल दी इसमें आपकी इलेक्शन सिस्टम के अंदर अपने चेंज करने के मामले के अंदर दे दिया। अपने इंतखाबी इत्तेहाद में जहाँ 49 थी उसमें ये डाल दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह, वो सारा कंट्रोवर्शियल हो गया। वो चीज दब के रह गई। वो बेहतरीन स्कीम थी, बेहतरीन तजवीज। अब भी और फोर्स तो करेंगे कि जनाब अपना हल्का बंदियां करवा दें वोटर लिस्ट के ऊपर, खत्म मामला, खत्म हो जाएंगे। सर ये तमाम मामलात जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ये चलते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, और वो बनता है, ये इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से हो जाएंगे? इलेक्शन तो आपके 2023 में होने हैं ना, इलेक्शन इससे पहले नहीं होने। जी बिल्कुल। तो वो तो अब अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। सर ये सवाल बनता है ना, ये भी कंपलसरी है इन सब चीजों के साथ, क्योंकि ये तमाम मसाइल उठते हैं तो फिर वहाँ एक सवाल आता है कि क्या इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से होंगे? नहीं, वो तो हो जाएंगे ना जी। आप इलेक्शन कमीशन बड़ा मसरूफ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इमीडिएटली लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब करवाने हैं और इसके बाद हल्का बंदियां करवानी है और साथ साथ इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट करना है। सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे सियासी जमातों को इंतखाबी फरिश्तों को जायजा लें। उसमें अगर कोई जाली वोट डाले गए जैसे मुतालबा किया जा रहा है या इल्जाम लगा रहे हैं तो खत्म करवाएं नादरा से मिलकर। नादरा एक इंतहाई फाल इदारा है, उससे मिलकर तमाम जाली वोट जो है वो खत्म करवाएं। तो ये एक बुनियादी काम है, होमवर्क करने वाली बात है। सियासत ना करें, होमवर्क करें अपना। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। सियासत ना करें, होमवर्क करें। और बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। और डेफिनेटली जिस तरह सर ने कहा कि सियासत ना करें और होमवर्क करें और बेहतरी की जानिब बढ़ें, यकीनन अच्छा मजे की बात है इसको बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। हम किसी भी मामले में होमवर्क करते नहीं है, बहस कर लेते हैं, फिर बहस लड़ाई में बदल जाती है, फिर लड़ाई जो है वो अदालतों में चली जाती है और नतीजा उसका ये होता है कि सारा साल वो बातें हम सुनते रहते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। मेक श्योर कि अभी जब भी इलेक्शन होते हैं, 1 साल है, 2 साल है, जितने साल भी हैं, हम कोशिश ये करें कि हम अपने सिस्टम को, अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि जो जेस्चर हम दुनिया को पेश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो,
हम अच्छा करें, क्योंकि वैसे इतने मसले हैं और मजीद मसलों में पड़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अच्छा मसाइल तो रहेंगे ये जब तक शफाफियत नहीं लाई जाएगी, सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, शफाफियत लाएगा कौन? आवाजें आती रहेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली स्टोरी की जाने बढ़ा जाए अब। बिल्कुल, और हमारी अगली स्टोरी है जी, अगली स्टोरी ये है जी, उमर शरीफ साहब को वीज़ा तो दे दिया गया है, लेकिन उनके इलाज के लिए जो एयर एम्बुलेंस थी उसका इंतज़ार भी किया जा रहा है। और डेफिनेटली बहुत बड़े लेजेंडरी स्टार हैं हमारे, और यकीनन बहुत सारी खिदमात हैं उनकी कौम के लिए। हंसाया उन्होंने कौम को, ना सिर्फ कौम को बल्कि पूरी दुनिया की कौम को उन्होंने हंसाया। अच्छा। और बहुत से उनके परिस्तार ऐसे भी हैं जो अब चाह रहे हैं कि यकीनन ये जो मामला है, अब जो डिले का मामला है, डिले हो कहाँ से रही है, सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस कंपनी को पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी वो डिले के ताल्लुक कह रहे हैं जी अभी 1-2 दिन मजीद लगने के चांसेस बाकी हैं। हाँ, ये सारे सर्कमस्टेंसेस तो हुमैर इस वजह से है ना कि उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी पूरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक ऐसा इंसान जो लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरता था, हमें खुद नहीं मालूम होता था कि जब हम उनका कोई स्टेज ड्रामा देखेंगे तो उसमें उस हंसी के पीछे ऐसा क्या मैसेज है जो किसी भी माशरे की दुरुस्तगी के लिए एक कहते हैं ना आपको एक राह मिल जाती है। तो उमर शरीफ साहब का की जो पर्सनैलिटी है, एक तो वो बहुत एक बहुत ज़्यादा क्रिज्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी है, वो एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं, वो एक अच्छे एक्टर भी हैं, वो एक अच्छे हिदायतकार भी हैं। अच्छा, उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी का हुमैर, क्योंकि कोई भी बड़ा लेजेंड जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करता है, तो वो ज़ीरो होता है, लेकिन कहते हैं इस ज़ीरो के बगैर आप कुछ होते भी नहीं हैं। तो आप चाहे नंबर 1 हो, लेकिन उसके आगे ज़ीरो लगना जो है वो पहले ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि वो बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, ना सिर्फ बल्कि स्टार और एक्टर, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। वो एक बहुत नफीस और बहुत सादा और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक भी हैं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और यकीनन दिल में दर्द रखने वाली शख्सियत है। उनके साथ ऐसा हो जाना, उनको इलाज के लिए इतनी स्ट्रगल करना, ये यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल। और उमर शरीफ साहब हमारी कॉमेडियन एक जो तारीख है उसमें एक बहुत बड़ा शाहकार हैं। हमारे पास मोइन अख्तर साहब, अगर देखा जाए तो मोइन अख्तर और उमर शरीफ की जो एक एसोसिएशन थी या उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, उनका जो एक करिश्मा था दोनों का साथ, वो बहुत अमेजिंग था। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नज़र हुसैन साहब ने, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े साथी हैं उमर भाई के, और यकीनन अगर इन लोगों की बात करें तो जितना इनको सराहा जाए, जितनी इनकी खिदमात को सराहा जाए वो कम होगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, यकीनन आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपने बहुत काम किया है साथ। सर, अब ये जो इलाज में ताख़ीर हो रही है, ज़ाहिर सी बात है ये देखा गया माजी में भी कि जितने हमारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं या अदाकार हैं, स्टेज के हों चाहे ड्रामा के हों, जब अपनी ओल्ड एज में आते हैं तो इस तरह की कैफियत क्यों पैदा हो जाती हैं, हुकूमत क्यों साथ नहीं देती? और डेफिनेटली इस तरह का कोई मीडियम होना चाहिए कि जब मुश्किल वक्त आ जाए हमारे लेजेंड्स पर तो उनको हेल्प की जा सके। बात यह है कि उमर शरीफ तो बादशाह हैं, बेशक बादशाह रहेंगे, किंग ऑफ कॉमेडी, और वो बीमार हुए हैं, गरीब नहीं। जी, क्या बात है, बहुत खूब। और दूसरी बात यह है कि हम शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के, और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया जिसका नाम अहमद शाह है, आर्ट काउंसिल के हवाले से। जी, आर्ट काउंसिल ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया, शाह साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की। आप यकीन करें ना करें, जी, शाह साहब ने ख़ुद कांटेक्ट किया, उमर शरीफ साहब की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया था। उन्होंने ख़ुद कांटेक्ट किया, ख़ुद मालूम किया भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये तमाम इंतज़ामात किए। हम सिंध गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत के भी अपने तौर पे सब कर रहे हैं। और रहा ये कि ये जो दुनिया का दस्तूर है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है कि उरूज और जवाल साथ साथ चलता है। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी इन हालात में देखा है, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी बड़े परेशान हाल में देखा है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ इम्तहान होते हैं, हाँ, इंसानों के इम्तहानात होते हैं और उनसे उन्हें गुजरना पड़ता है। जहाँ वो ऐशो इशरत देखते हैं, शोहरत देखते हैं, वहाँ उनके साथ ये दिन भी आते हैं। तो
बस ऐसा ही है। सही। अब रहा सवाल ये कि हम कब तक किसी के मोहताज रहेंगे, आखिर कब तक। आज हमारे पास एक अच्छी क़यादत है, अगर आर्टिस्ट मुत्तहिद होकर इस आदमी के साथ चले जी, जिसे अभी सितारा इम्तियाज़ मिला है मोहम्मद अहमद शाह साहब, मुझे यकीन है कि कम से कम इस शहर में तो बिल्कुल आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उन्हें फिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सर आप क्योंकि काफ़ी एसोसिएशन है आपकी, और अभी बीमारी की जितनी भी सिचुएशन उनके साथ जो हो रही है उसकी भी आगाही आप रखते हैं, तो अपने कुछ माजी की बातें जब आप उनके साथ काम करते थे, कुछ ऐसी मेमोरीज आप हमारे साथ शेयर करें। उमर शरीफ को मैंने स्ट्रगल के टाइम से जानता हूँ जी। एक लड़का दुबला पतला था जो बहुत टैलेंटेड था और जो लोगों को डराता था मोहल्ले में, कभी ड्रैकुला बन जाता था। वो तो सब वाकयात आपने उनकी ज़बानी सुने हुए। जी। मैं आज वो बात करूँगा जो किसी ने नहीं सुनी है और किसी ने नहीं कही है, जरूर से, कि वो उस गुर्बत के ज़माने में भी बड़ा खुददार था। क्या बात। कभी उसने किसी से ये नहीं कहा, मेरे बहुत करीब था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। मेरे बहुत करीब था, और चूँकि अपनी इज्जत कराना जानता था उस वक्त भी वो, तो लोग उसे बदतमीज़ कहते थे। मैं कहता था यार आप किसी से क्यों बदतमीज़ी करते हैं जो आपको जवाब दे। मुझे आज तक अल्लाह उस ताला उसको खुश रखे हमेशा, उसने कभी नज़र भाई के अलावा बात ही नहीं की। तो लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नज़र भाई आज मेरे पास बस का किराया नहीं है, या नज़र भाई आज मैं भूखा हूँ, कभी नहीं। और मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं। सही। और बड़ी खुददारी से, बड़ी मेहनत से वो इस मकाम तक पहुँचा, और अल्लाह ताला ने उसको बड़ा नवाजा। और उसके अंदर एक समंदर है आर्ट और फन का। कभी कभी हम हैरान होते थे कि वो बात करके कुछ गया है स्टेज पे, हमसे कह रहा है यार ये करना ये करना, और वहाँ जाके बिल्कुल एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। और सर ऐसी हस्तियां जो आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन अगर हम मोइन अख्तर साहब को भी देखें, जब वो दुनिया से गए तो यकीनन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ थीं जो देखने को मिली, जिनसे बात करने का मौका मिला, जिन्होंने कहा जी आज हम यतीम हो गए हैं। यकीनन उमर भाई ऐसी शख्सियत हैं, उमर भाई जैसे और भी जो हमारे लेजेंड्स हैं वो ऐसी शख्सियात हैं कि हमें नहीं मालूम होता कि किस किस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस किस के साथ वो शफ़क़त का हाथ रखा हुआ उन्होंने सर पर। और ये यकीनन बहुत अफसोसनाक होता है कि हम अपने लेजेंड्स की खिदमात को फरामोश कर देते हैं। देखिए जी, ये तो उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, लेकिन कुछ वाक़यात का मैं भी गवाह हूँ, और अक्सर मेरे हाथों से लोगों के लिए उमर शरीफ ने पैसे भेजे हैं। क्या बात है। मोइन अख्तर साहब ने पैसे भेजे हैं। बातें बताने वाली है नहीं, जो वो छुपा गए तो मेरे ख्याल से हमें भी तो नहीं मैं उनका नाम नहीं ले रहा किन्हें भेजे, जी, लेकिन ये काम ये करते रहे हैं जी, और आज भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। आपको एक अजीब बात बता रहा हूँ कि मैं उमर शरीफ से सीनियर हूँ। अच्छा। अब हम एक थिएटर में थे जिसमें मैं भी था, उमर साहब भी थे। मेरे लिए मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि मैंने उमर शरीफ के साथ काम किया जी। तो एक थिएटर में लहरी साहब भी थे, निराला साहब भी थे उसमें। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो उमर ने एक सवाल किया लहरी साहब से कि भाई आप दोनों में बड़ी नोकझोंक होती है, आप ये तो बताइए कि आप दोनों में से सीनियर कौन है। अच्छा। तो लहरी साहब ने बड़ा तारीखी और बड़ा जामे जवाब दिया। सही। कहने लगे भाई देखिए सीनियर तो यही हैं लेकिन बेहतर हम हैं। ओके। तो उमर शरीफ एक ऐसे इंसान का नाम है जिसने रोतो वो को हंसाया, अपने सीनियर्स का बड़ा एहतराम करता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसके साथ उमर शरीफ ने काम ना किया हो, इज्जत ना दी हो। नज़ीर साहब, अभी आपकी उनकी फैमिली से कोई बात हुई है क्या? वहाँ पर सूरत हाल है, उनकी तबीयत अब कैसी है? तबीयत में तो कुछ बेहतरी आई है। अच्छा। अब वो वार्ड में शिफ्ट हो गए। सही। और बस जहाज़ का इंतज़ार है। अच्छा, तो उनको तकलीफ़ जो है वो, क्योंकि उसके हवाले से कई ख़बरें आ रही हैं कि खुदा न खास्ता उनको ये है, तो कोई आप मुसद्दिक़ा कोई एक होती है ना कोई बीमारी, क्योंकि उनको कहा है वॉल उनका बंद है और अब उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है, पहचान नहीं रहे, तो क्या सिचुएशन है उनकी? आप उनसे मिलने गए थे? जी मैं बिल्कुल गया था। और मैं अभी भी जाऊँगा, आज भी जाऊँगा। कल भी मेरी बात हुई है उनसे। सही। बात यह है कि शुगर के पेशेंट है। अच्छा। और शुगर एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन, सारी बीमारियों की वालदा शरीफ है वो। जी।
तो शुगर है उन्हें, फिर बाईपास भी हो चुका है। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा है, अपनी बेटी से बड़ा प्यार था उन्हें। जी जी बेशक। और वो सदमा भी उनके लिए बड़ा कारी साबित हुआ है। और लेकिन यह है कि क़ुव्वत इरादी का बड़ा मजबूत आदमी है जिसका नाम उमर शरीफ। बेशक। उसने बड़े बुरे बुरे हालात में भी कभी हिम्मत नहीं आ रही, और आज ये वजह है कि इस कैफियत में भी। अच्छा, और ये जो याददाश्त का मामला, मैं समझता हूँ ये बेतहाशा दवाइयों के भी असरात होते हैं आदमी के साथ। सही बात है। हाँ सर, उमर शरीफ साहब की बात करें अगर, तो हमें भी मौका मिला, ये शर्फ हासिल हुआ कि उनके साथ काम किया जा सके, और बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं उनके साथ। सर, आपकी कोई ऐसी याद, कोई ऐसा किस्सा कि जो जिसे आप सोचते हैं तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है एकदम से? एक तो मैंने आपको सुनाया अभी, आपको ऐसे बेहिसाब किस्से हैं उनके। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग, आमद बहुत अच्छी है। आमद बहुत अच्छी है। मतलब वो लिखते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जी जी जी। हाँ, बिल्कुल। और अल्लाह तबारक ताला ने उनकी ज़बान में तासीर भी दी है। स्पॉन्टेनियस। अल्लाह तबारक ताला ने लोगों में उनके लिए, उनके लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत भी दी है। वो जो कहते हैं, बिल्कुल, मैं हैरान हूँ। कभी कभी वो मुझसे कहता है, नज़र भाई देखना मैं यूँ करूँगा, और वो ऐसे ही करते थे और लाफ्टर और क्लैप शुरू हो जाता। सही जी। और एक ज़माना ऐसा था कि जब वो एंट्री करते थे तो पहले बाहर से आवाज़ लगाते थे, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिखते। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। डूबे ना कहीं मेरा सफीना वाह, लिखते। सुभान अल्लाह, क्या वो बात। क्लैप शुरू हो जाती थी, और फिर जब सिर्फ पैर निकालते थे विंग से, सिर्फ पैर, तो लोग खड़े हो जाते थे। क्या बात है। अच्छा, उनका स्पिरिचुअल एक कनेक्शन भी हमने देखा, जो कि बहुत कुछ लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन उनकी रूहानियत जो है वो भी बहुत कमाल की है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो गौस पाक के मुरीद हैं। क्या बात है। और मौला अली मुश्किल कुशा, क्या बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक हैं। वाह, क्या बात है। और तमाम बुजुर्गान दीन से उनकी बड़ी लगाव है। हाँ। वो जब भी, जहाँ भी, जिस शहर में भी होते हैं वहाँ वो ज़रूर और दुरूद के शरीफ दरबार का में विर्द हर हाजिरी वक्त करते रहते हैं वो। जी, दुरूद शरीफ का विर्द हर वक्त बिल्कुल करते जी, रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन करें कि जिस ज़माने में लड़के पतंग उड़ाते हैं थे या क्रिकेट खेलते थे, वो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता था। सही। वो बचपन में इतिकाफ में बैठते थे। क्या बात है। थिएटर लेट हो जाता था कि ईशा की नमाज पढ़े बगैर उमर शरीफ नहीं आएगा। जी जी। तभी और तो ये वो वो legend दौर नहीं है। था कि उमर शरीफ को स्टार थे, लेकिन उसके नमाज के एहतराम में लोग रुकते थे, और नमाज उसने कभी नहीं छोड़ी। सही। तो सही। अभी जो है, क्योंकि सिचुएशन अभी हम बता नहीं सकते कि एयर एम्बुलेंस में कितने दिन लगेंगे। उनके बेटे ने ये बताया है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? उमर शरीफ जैसे लेजेंड सदियों में पैदा होते हैं। उमर शरीफ जैसे लोग हमने कहीं नहीं देखे, इवन के सरहद पार से भी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपने उनके साथ काम किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, कुछ अपील करना चाहते हैं हुकूमत से, ताकि ये तमाम कोशिशें थोड़ी जल्दी हो जाएं? मैं तो रब्बे करीम से दुआ करना चाहता हूँ कि या अल्लाह इसकी तमाम मुश्किलें, इसकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। जिसकी असल हुकूमत, जिसके सब ताबे हैं, रब्बे करीम उस पर करम कर दे और इसकी जो मुश्किलें, परेशानियाँ, तकालीफ हैं वो दूर फरमा दे। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई, आपने किस्से सुनाए, और यकीनन ये जो यादें हैं ये बहुत ही अनमोल होती हैं, हमेशा साथ रहती हैं, और सोच के किसी न किसी कोने में इंसान हमेशा उन्हें सोच सोच कर खुश होता रहता है। बहुत शुक्रिया आप। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। मतलब मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि मैं इस तरह के एक प्रोग्राम में आया हूँ जी। आप ये दुआ करें, और मैं तमाम देखने वालों से, क्या बात है, तमाम नाजरीन से इस मुल्क के, जिनके लिए, जिन्होंने कभी उमर शरीफ के एक जुमले पे मुस्कुराए भी हों, जी, ये कर्ज है आप पे, कर्ज है। आप दुआ कीजिए उसकी सेहत, सदका जारिया। बेशक। और खुदा करे एक प्रोग्राम में आप उसकी सेहत याबी का करें और उसमें भी मैं आऊँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, ऐसा दिन आएगा, इंशाल्लाह वो सेहतयाब होकर जल्दी लौटेंगे और हम सब के बीच में फिर से उसी तरह हंसाएंगे हम लोगों को, और अपनी जो उनकी पर्सनालिटी है ना, उसका करिश्मा दिखाते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उमर, हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म से आवाम से यही अपील करेंगे कि आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें। बेशक, एक अजीम शख्स हैं और सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
और इस दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो डिजिटल वर्ल्ड से है। और अगर इस स्टोरी की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब डिजिटल एरा है, लोग इंटरनेट के थ्रू अपने कारोबार और बिजनेसेस को चमका रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह। यकीनन पैसों की जहाँ बात आती है तो एक जहन में आता है ना कि वो बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक होगा, ये अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब एक आम शहरी, अब तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। मैंने तो उनसे पूछना है कि भाई ये क्या मसला क्या है, क्या हमें भी बता दो, हम भी थोड़े से हमारी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए। और इतने पैसों का करेंगे क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शॉपिंग करेंगे और क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं जी सलमान का। सलमान गौरी बहुत यंग से एक स्टार हैं, सिर्फ 16 साल के। अच्छा, स्टार बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये अब हीरो पाकिस्तानी जो हमारा सेगमेंट है, हमने बुलाया भी इनको इसलिए है, स्टार हैं आज के। बिल्कुल। और अच्छा, बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अभी जब वो स्टूडियो में आए वो है बहुत ही छोटे से। तो ये एक छोटा सा बच्चा करता है काम बड़े बड़े, उनको वेलकम करेंगे। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। वो कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? कैसे कर लेते हैं, बस आदत हो गई अब तो, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई हो। क्या बात है भाई, बातें बनानी भी आ गई है सलमान को। अच्छा, सलमान के साथ साथ दानिश भी मौजूद हैं। दानिश का ताल्लुक एनेबलर से है। दानिश, ये बताएं कि क्या इनक्यूबेशन प्रोसेस क्या होता है, और छोटे छोटे बच्चों को अब आप सिखा रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि बहुत से और बच्चे भी हैं और बड़े ब्राइट बच्चे सामने आ रहे हैं। तो यकीनन डिजिटल एरा है और बच्चे, जाहिर सी बात है, हमारे टाइम में हम जब छोटे थे तो हमें कुछ मालूम ही नहीं होता था, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी थी, ना टेक सेवी एटीट्यूड था। अब किस तरह देखते हैं बच्चों में रुझान? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी बच्चे इस वक्त आ रहे हैं, जितने भी यंग, जितनी भी स्कूल या ये कॉलेज लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक तो टैक्स हैवी तो वो हैं, फिर हर वक्त ही गैजेट्स और मोबाइल्स और हाथ में हैं। सो दे नो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको समझ आती हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखना भी उनके लिए ईजी है, और ये जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनको पता है पैसे कैसे कमाने हैं। अनबॉक्सिंग की आप वीडियोस देखते हैं बच्चों की, कि वो टॉयज अनबॉक्सिंग की वीडियोस डाल के यूट्यूब पे चैनल्स खोल के कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको दिखती हैं, नजर आता है कि दिस इज रियली समथिंग ऑफ द फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको उस तरफ लेके जा रहे होते हैं कि भाई ठीक है, बच्चा जो है वो इसी उम्र से कमाना शुरू कर दे। जदीद दौर है ना, बच्चों को जदीद दौर के तरीके से एग्जैक्टली। तो वो स्किल सेट भी डेवलप हो रहा है बच्चे की, उसको एक छोटी सी उम्र से पता लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट भी होता जा रहा है, पैसे कमाने के मौके भी हैं, एक स्किल सेट ऐड हो रही है, डिजिटल एरा में भी अपने आप को वो एंटर कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यूचरिस्टिक स्किल है, एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर डिजिटल प्रेजेंस राइट नाउ। सो इस पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे पास काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आते हैं माशाल्लाह। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सलमान गौरी। यस, सो प्लस ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग एंड हमारा कोई जो एज अ प्लेटफॉर्म इनेबलर्स में हमारा ऐसा कोई फोकस नहीं है कि हमने किसी एज ब्रैकेट को टारगेट करना। अच्छा, तो दानिश, आप जो भी स्किल सिखाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? इट्स अबाउट 2.5 to 3 months, जिसमें हमारी वीकली क्लास होती है, वीकेंड पे एक क्लास होती है। अच्छा। और उसमें हम स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग्स देते हैं, और साथ साथ हमारे फिर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशंस भी होते हैं। अच्छा, बड़ी एक्साइटमेंट है ना उमर। अभी जो देख रहे होंगे बच्चे वो भी चाह रहे होंगे कि वो दानिश से राब्ता करें। तो दानिश, मुझे ये बताएं कि एक आम बच्चा जो अभी आपको और सलमान को देख रहा है, वो भी चाहता है कुछ करना, तरीका बताएं किस तरह से आपके पास आया जा सकता है। और सलमान, आपके क्या फ्यूचर प्लान है, ये भी हम आपसे जानेंगे। अच्छा जी, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हमारा बेसिकली एक वेबसाइट भी है, enablers.org के नाम से। ऑब्वियसली यू कैन विजिट द वेबसाइट, एवरी डिटेल इज देयर। प्लस हम कहते हैं कि आप पहले हमारी वीडियो सीरीज से स्टार्ट ले लें। इनेबलिंग वीडियो सीरीज है जिसमें 200+ स्किल्स हैं, यानी कि उस वीडियो बेस्ड कोर्सेज है जिससे आप वीडियो देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अनलेस आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं ठीक है, आई नीड अ मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस जो मुझे प्रॉपर सपोर्ट के साथ लेके चले, फिर हमारे वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें वो इनरोल कर सकता है। और उसमें ऑब्वियसली सारी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। एंड इवन हमारे 25+ सिटीज में ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, आप हमारे ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं। सही। फॉर द कंसल्टेशन। अच्छा, सलमान की तरफ बढ़ते हैं। सलमान बैठे हुए बिल्कुल साइड पे एक कोने में, और बहुत छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है? सलमान, ये बताएं कि ये काम करने का सोचा कैसे, और कहाँ से शौक पैदा हुआ? पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? वालिद साहब ने किस तरह रिएक्ट किया जब आपने उनको ये बताया? तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया कि अभी तो पढ़ाई बाकी है, सारी चीज़ें बाकी हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाएंगे?
तो पढ़ाई कहीं पीछे रह जाएगी, ऐसा सिचुएशन थी कहीं? नहीं, असल में मेरे अब्बू ने ही मुझे ना धक्का दे दे के धक्का दिया, ओहो जोर का धक्का दिया उन्होंने, ठीक है। मैंने बस सारा टाइम बस कोचिंग से आके नेटफ्लिक्स पे गुजारना होता था। अच्छा। या गेम्स खेलने होते थे, तो उन्हें था कि बस मैं इसमें अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं यही कर लूं, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करूं। तो खैर उस वक्त उन्होंने फिर मुझे कहा कि यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे ही मूवीज देखते रहते हो सारा टाइम, तो उस पे कुछ काम की चीज भी ढूंढ लिया करो, वगैरह वगैरह। सलमान, गौरी लॉन्च पैड है क्या, किस तरह काम करता है, आपका आइडिया है कि आपने कहा कि हर शख्स का एक बिजनेस जरूर होना चाहिए अमेज़न पे। गौरी लॉन्च पैड बेसिकली मेरी एक एजेंसी है जो कि मैंने फेब 26 को लॉन्च करी थी। तो पहले जब मैं अकेला काम कर रहा था तो मैं सिर्फ अमेज़न प्राइवेट लेबल की सर्विसेज दे रहा था। ठीक है। फिर मैंने एक टीम बिल्डअप कर ली, तो अब हम मिलके होलसेल की सर्विसेज भी दे रहे हैं, किंडल की दे रहे हैं, एटसी की दे रहे हैं। क्या बात है भाई, मैंने लॉन्च किया, मेरी एजेंसी है, मेरी टीम है, क्या बात है भाई, आप तो अभी से बिजनेसमैन बन गए, पता है आपको। अच्छा ये बताइए कि दोस्तों की तरफ से क्या फीडबैक मिला, दोस्तों ने क्या कहा, इधर उधर जा रहे हैं आप, हर वक्त नजर आ रहे हैं टीवी पे, स्टार बन गए आप तो। मेरी सोशल लाइफ शुरू से इतनी थी नहीं, ओह माय गॉड, मैं इतना जल्दी दोस्त किसी को बनाता नहीं। अच्छा। और जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ ना चले जाते हैं, मतलब स्कूल के दोस्त अलग होते हैं, फिर हायर एजुकेशन के दोस्त अलग होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो छोटा सा सर्कल था वो और छोटा हो गया। तो अब जितने सर्कल में है वो इंटरेस्टेड थे, तो खैर उनको मैंने गाइड कर दिया, तो उन्होंने भी इसको स्टार्ट लिया है थोड़ा। अच्छा, किस तरह सलमान इतने पैसों को करेंगे क्या? दूसरी बात ये कि और कहाँ चैलेंजेस आए जब आपने शुरू किया काम करना? यकीनन अभी तो बहुत छोटी एज है, आप आगे जाएंगे तो और चैलेंजेस भी आएंगे। दोस्तों ने उधार भी मांगना शुरू कर दिया होगा, पता है। चैलेंजेस कहाँ आए और इतने पैसे का क्या करेंगे, जरा बता तो दें जल्दी से। चैलेंजेस मुझे सिर्फ एक जगह पर आए थे, जो कि मेरी एज थी उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त मेरे पास ना कुछ फेम था, ना कोई सपोर्ट थी, तो किसी को पता नहीं था कि सलमान गौरी कौन है, सलमान गौरी क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त फिर जब हम किसी क्लाइंट से बात करते थे तो उसका फिर यही रिएक्शन होता था, यार ये पैसे ना डुबा दे हमारे। तो बस उस वक्त वो छोटा बच्चा देखकर यकीन नहीं करते होंगे। उस वक्त का जो बैरियर था वो सिर्फ एज थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बैरियर अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अपनी एज से बड़ी बड़ी बातें और काम कर रहा हूँ, है ना। तो घर में क्या है माहौल, सब वाह वाह कर रहे होंगे, बहुत प्यार करने लगे होंगे और ज्यादा कह सकते हैं। अच्छा, अभी मतलब श्योर नहीं आप, ये आप जो बैठे हुए हैं अपने फादर की वजह से बैठे हुए? नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जो एक होता है ना कि क्या होता है, अब्बू अब्बू होते हैं। हाँ, अच्छा मुझे एक उड़ती खबर मिली है। अब्बू अब्बू होते हैं। मैं यहाँ बताऊँ क्या? क्यूट। सलमान जी बोले। क्या बता दूं? बता दे। अच्छा, उड़ती खबर ये मिली है कि पहले अब्बा ने ही फोर्स किया आपको, अब अब्बा ही कहते हैं बेटा थोड़ा पढ़ भी लिया करो, जरा थोड़ा स्टडीज पे भी ध्यान दे इधर से। ये उड़ती खबर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं अब्बा? बस डांट डपट्टी होती रहती है। अच्छा, क्योंकि मेरी रात की रूटीन भी ये है कि मैंने 4-5 बजे तक सोना है, फिर मुझे 10 बजे उठना होता है, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सही। तो बस फिर आधा दिन पढ़ाई में गुजरता है, हाँ। आधा दिन काम में गुजरता है। अच्छा, तो अभी तो आपके पास मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं चेक कर सकता मोबाइल, ना किसी का फोन उठा सकता हूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड आ गया है क्या? मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, वो उस सूरत में आता है जब मुझे लोग मैसेज करते हैं ना, तो कुछ जेन्युइन लोग होते हैं और कुछ सिर्फ हाय हेलो करते हैं। तो चाहते हैं ना आपसे बात करना, आप हीरो बन गए ना, इंस्पिरेशन है तो आप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं हाय हेलो का फॉर एग्जांपल मैं जवाब देता हूँ, वो मुझे हाय करेंगे, फिर मैं उनको हाय बैक करूंगा, फिर वो मुझे हाउ आर यू करेंगे, मैं कहूंगा आई एम फाइन, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। आप हाय हेलो कर लें, लेकिन साथ में अपना क्वेश्चन भी मुझे बताएं। हाँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाएं, मुद्दे पे आ जाएं, फौरन वो बात डिस्कस कर लें जिसकी वजह से वो राब्ता। हाँ बिल्कुल, ये बात बच्चे की सोच देखिए। और ये डिजिटल एरा के जो बच्चे हैं ना, यकीनन ये इनकी अप्रोच बहुत सही भी है किसी हिसाब से, लेकिन देखा जाए चले कोई बात नहीं, टाइम मशीन लग रहा है। हाँ, लेकिन सलमान कोई बात नहीं, हेलो हाय जो है ना वो एक बहुत अच्छा जेस्चर है किसी से बात करने का, किसी इनिशिएट करने का। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हम सबकी दुआएं बेटा आपके साथ हैं, आप और भी आगे तरक्की कीजिए, और आपकी फैमिली जो आपसे एक्सपेक्ट करती है आप उससे भी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आप अपना काम कीजिए, और बहुत खुश रखिए अपने उन तमाम लोगों को जिनसे आपको एक उम्मीद होती है, आपको उनसे है और उनको भी आपसे उम्मीद है। थैंक यू सो मच सलमान एंड दानिश, आप आए, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। इस तरह के बच्चे अगर होंगे तो फिर क्या होगा, मतलब हम तो हैरान हैं, बातें आपने सुनी उसकी? बिल्कुल, मैं तो सुन के हैरान हूँ सलमान की बातें कि
पहले वाले साहब ने ही फोर्स किया, अब वाले साहब कहते हैं, अब जाहिर सी बात है उनका भी सही है, वो चाहते थे कि सलमान कुछ करे और सलमान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया, वो भी इतनी जल्दी तो अब वो ये सोचते होंगे कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, स्टडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सलमान इंस्पिरेशन है तमाम बच्चों के लिए जो इस तरह के गट्स रखते हैं, जो अपने आप में इतना स्पार्क रखते हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर आपको अपने स्टूडियोज़ में बुलाएंगे। ऑन दैट नोट मुझे और हुमैर को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप चाह रहे हैं खुश रहे। Anything we want to say? बस मैं यही सोच रहा हूँ, इनफैक्ट मैं उस सोच पे चला गया कि सलमान ने इसी एज में कर लिया, मुझे भी बहुत कुछ करना था। चले जी, यहाँ से दीजिए इजाज़त मुझे और महर को। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़। खुदा हाफिज़।